Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? I'm also fine, beta, and you are most welcome in this session. And देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में वाटर रिसोर्सेज पढ़ा था एंड कंजर्वेशन प्रोसेस पढ़ी थी उसकी, एंड कैसे हम लोग उसे कंजर्व कर सकते हैं. तो व्हाट आर द स्टेप्स रिलेटेड टू द कंजर्वेशन मेथड ऑफ वाटर, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब आज के टॉपिक में क्या पढ़ना है हमें? नेचुरल वेजिटेशन. ओके. Yes, ma'am. तो लैंड, वाटर, सॉइल, ये तीनों चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. अब आज क्या पढ़ना है? नेचुरल वेजिटेशन. तो हमारे यहाँ पर ओनली हमारे इंडिया में नहीं, सभी पार्ट में, यानी कि ऑल द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी पार्ट में किस टाइप का नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है और उस अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेट कैसा है एंड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन कैसा पाया जाता है. तो ये हमें पढ़ना है. और साथ ही हमें क्या पढ़ना है? वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. तो नेचुरल वेजिटेशन यानी कि अभी जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे उनके साथ साथ एक इंटरेक्शन जो होता है वो एनिमल्स का भी होता है. तो हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में भी पढ़ना है कि जो जंगली जीवन है वो हमारे लिए किस टाइप से एक रिसोर्स का काम करते हैं, एक संसाधन का काम करते हैं. चलिए, तो अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इनसे स्टार्ट करना है हमें. तो some school children were visiting on exhibition on handicraft. तो आप लोग भी बहुत बार एग्जीबिशन में गए होंगे जहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे एरिया की, काफी सारे एरिया में बनी हुई चीजें बेची जाती है. और उस प्रदर्शनी में केवल एक जगह की नहीं, सब जगह की झलकियां दिखाई जाती हैं, सब जगह से बनी हुई चीजें बेची जाती हैं. तो यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हैं ये भी एक एग्जीबिशन में गए थे जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का एग्जीबिशन लगा हुआ था, जहाँ पर हाथ से बनाई गई चीजें बेची जा रही थी. तो आर्टिकल्स क्या क्या थे वहां पर? द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब इस एग्जीबिशन में जो आर्टिकल रखे गए थे, जो सामान रखा गया था, वो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लाया गया था. मोना picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." अब मोना ने एक बैग उठाया, उसे बैग पसंद आया होगा. उसने बैग को उठाने के बाद कहा कि वाओ, कितना सुंदर हैंडबैग है. यस, इट इज मेड फ्रॉम जूट. अब उनकी टीचर क्या बताती हैं कि हाँ हाँ सुंदर है, ये जूट का बना हुआ है. डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प, शेड एंड चेयर. अब उनकी टीचर आगे क्या पूछती हैं कि तुम ये टोकरियां, ये लैम्प शेड और ये चेयर देख रहे हो? दोज आर मेड ऑफ केन एंड बैम्बू. तो ये सारी बांस की बनी हुई है, बैम्बू एंड केन्स की बनी हुई है. तो जो बांस और जो बांस की पत्तियां वगैरह होती हैं उनसे मिला करके वो चीजें बनाई गई थी. इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रो इन प्लेंटी. अब उनकी टीचर क्या बताती हैं कि हमारे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ह्यूमिड रीजन यानी कि बहुत ही, ह्यूमिड का मतलब जहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो उन्होंने क्या बताया कि वहां पर ह्यूमिड रीजन पाया जाता है और यही कारण है कि वहां पर बैम्बू बहुत ज्यादा होते हैं, प्लेंटी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं. चलिए, अब आपको ये बताएं हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? अभी साथ में डिस्कस कर लेते हैं हम Yes, लोग. ma'am. मैम कहाँ पर होती मेघालय है में. सबसे ज्यादा? मैम मेघालय. मेघालय. अभी उस जगह का नाम बताना है जहां पर बारिश सबसे ज्यादा होती है. मेघालय नहीं, मेघालय तो स्टेट है. मैम मासिनराम. यस, मानसीराम में होती है सबसे ज्यादा बारिश. और एक चीज और आप जानते हैं
यहाँ पर जो बारिश होती है पूरी दुनिया में उतनी बारिश कहीं नहीं होती, हमारे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती। इसका क्या कारण है? सबसे ज्यादा बारिश मैम हमारे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश मानसराम में होती है, चेरापूंजी के पास। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है? चलिए इस बारे में बिकॉज भी इट हम इज लोग डिस्कस सिचुएटेड करेंगे, अभी क्लोज अभी द नहीं बे ऑफ लेकिन नेक्स्ट। बंगाल। यस अभिषेक। मैम बे ऑफ बंगाल के करीब होने पे। ये बंगाल की खाड़ी के पास है इसलिए? यस मैम। नहीं, ये नहीं है सबसे परफेक्ट रीजन। चलिए तो अभी इसके लिए मैं फिलहाल आपको एक वीडियो शेयर करूंगी बना के, अगर अभी मुझे भी टाइम मिलता है कभी, कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है, क्योंकि उसके लिए फिलहाल टाइम देना पड़ेगा, तो मैं टाइम निकाल के जरूर वो वीडियो जरूर सेंड करूंगी आपको। यस, तो अभी आगे आते हैं। इतना क्लियर हो गया सबसे ज्यादा बारिश होती है मानिकराम में। तो अभी यस टीचर क्या बताती है इनको कि जो बैम्बू है वो कहाँ पाए जाते हैं? ह्यूमिड रीजन में, और वो हमारे इंडिया में कहाँ है? ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। अब जैसी दूसरी चीज उठाता है, वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क। जैसी ये एक सिल्क की रुमाल, सिल्क का स्कार्फ देख के बहुत खुश होता है। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। अब टीचर फिर से समझाती है बच्चों को कि हाँ हाँ ये रेशम का बना हुआ है, और सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से, जो कि किस पे रहते हैं? मलबेरी के ट्री पे, मलबेरी ट्री पे रहते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं ना, सिल्क वॉर्म को किस पे पाला यस जाता है? मैम। कौन से पेड़ पे रहता है ये? मलबेरी पे। The children understood that plants provide us with many different products. अब बच्चे इतना तो समझ गए, जब टीचर ने उन्हें दो तीन चीजों के बारे में बता दिया तब बच्चे समझ गए कि जितनी भी चीजें हैं ना वो हमें प्लांट से ही मिलती है। प्लांट हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब हम भी अपने घर पे बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, फर्नीचर फर्नीचर वगैरह यूज करते हैं, खाने की चीजें खाते हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं। ऑयल यूज करते हैं लगाने के लिए, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं। तो बहुत सारी चीजें किससे बनाई जाती हैं? पेड़ों से। अब आगे देखिए क्या बताया हमें, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ exist only in the narrow zone of the contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। ये हम लोग 7th में भी पढ़ चुके हैं कि वो नैरो जोन जहां पर तीनों लिविंग कंडीशन इंटरैक्ट करती है, यानी कि जहां पर पानी भी है, जमीन भी है और हवा भी है और सभी लोग रहते भी हैं। तो ये जो नैरो जोन होता है इन सभी से मिल करके जो जोन बनता है इसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। तो ये हमारा जो ये नेचुरल वेजिटेशन है और ये वाइल्ड लाइफ है, ये सारा उसी नैरो जोन में ही पाया जाता है, क्योंकि इनमें से अगर एक भी कंडीशन नहीं रहेगी, अगर मान लो एक भी मिस हो गई, तो यहाँ पर ना तो नेचुरल वेजिटेशन पाया जाएगा ना ही वाइल्ड लाइफ पाई जाएगी। इतना तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग। यस मैम। यस मैम। चलिए तो बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल, जैवमंडल वो नैरो जोन है जहां पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये तीनों ही आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अब इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड। अब ये भी हम लोग जानते हैं कि बायोस्फीयर में सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, सभी का एक दूसरे से संबंध होता है। भले ही हम लोग कहते हैं कि नहीं तुम भाग जाओ यहाँ से, हमारा रिलेशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा उन सबके साथ रिलेशन है। अगर हम ये कहें कि पेड़ों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल गलत, क्योंकि सांस हम वहीं से ले रहे हैं, वही हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, खाने की चीजें भी हमें वहीं से मिल रही हैं। दूसरी चीज की जो हम लोग पानी यूज कर रहे हैं वो भी उनकी जड़ें ही तो ऑब्जर्व करके रखती हैं अंडरग्राउंड वाटर के रूप में।
और अगर हम Yes, ये ma'am. कहें कि जंगली जानवर हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो उनका भी फायदा है हमारे लिए। तो वाइल्ड एनिमल कैसे जरूरी है हमारे लिए, कौन बताएगा? यस मुस्कान। अभी मान लो टाइगर की बात की जाए, यस, जैसे टाइगर है, लियोपार्ड है, ये सारे जानवर है, अगर इनको बोला जाए कि ये हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है, नुकसान ही है, अगर हमको देख लेंगे तो खा जाएंगे, तो क्या ये सही है? क्या हमारा इनसे कोई फायदा नहीं है? चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? क्या इन जंगली जानवरों से हमें कोई फायदा है? यस अभिषेक। Yes, ma'am. Then we have advantage of having wild animal because they protect the forest where they live to cut out the trees of that place, and they protect. ओके, अभी और कोई बताएगा इसका आंसर? नो। चलिए अभी एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको साथ में। मान लो जंगल में किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि यहाँ पर जमीन पर जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन डेथ आनी ही है, ये महात्मा बुद्ध ने बताया था। गौतम बुद्ध Yes, ने। ma'am. तो जानवरों के भी लिए यही है, कई का तो शिकार किया जाता होगा, मर जाते होंगे, बट कुछ एनिमल ऐसे हैं जो अपने आप बीमारी की वजह से मर जाते होंगे, या फिर जिनकी एज कंप्लीट हो जाती होगी, उनकी डेथ हो जाती होगी। तो हम में से क्या कोई उन्हें जाता है उनकी बॉडी को जलाने के लिए या फिर जमीन के अंदर दफनाने के लिए? यस, No, जाता है कोई? नहीं। no, ma'am. तो वही जंगली जानवर हैं जो उनके फ्लैश को भी खा के खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेड बॉडी ज्यादा दिनों तक ओपन एरिया में नहीं पड़ी रहती और सड़ती नहीं है, और हम लोग और हमारा एनवायरनमेंट बीमार होने से बच जाता है। तो है ना हमारे लिए ये भी फायदेमंद? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, चलिए अभी आगे देखते हैं और क्या बताया हमें। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ये सभी एक दूसरे से इंटररिलेटेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है सभी, ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है जीने के लिए, सभी को एक दूसरे की जरूरत है। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम, और इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम जहां पर सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और यहाँ पर एनर्जी एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना 7th में। Yes, ma'am. फिलहाल अभी साइंस में भी मुझे फिलहाल क्लास नहीं याद है, 7th या 8th में है, किसी में एनर्जी ट्रांसफर बताया है, उसमें ऊर्जा एक से दूसरे में, एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। या आपने पढ़ा भी होगा, जैसे पहले रैट ने खाया किसी छोटे से कीड़े को, फिर उस रैट को कोई बड़ा सा जानवर खा लेता है, मान लो किस डॉग ने खा लिया, फिर उस डॉग को टाइगर खा लेगा। तो यहाँ पर एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, जहां पर सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये दोनों ही हमारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, दोनों ही बहुत कीमती है, क्योंकि इन दोनों के बिना हमारा भी जीवन संकट में हो जाएगा। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव अस शेल्टर टू एनिमल्स, produce oxygen we breathe, protects soil, so essential for growing crops, act as shelter belt, help in storage of underground water, give us fruit, nut, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your study। तो अभी देखिए पौधे कितने जरूरी हैं, पौधों से हमें कितनी सारी चीजें मिल रही हैं, लकड़ी मिलेगी सबसे पहले, तो दूसरा शेल्टर, हम लोग जो घर Oxygen. बनाते हैं, पहले झोपड़ियां बनाई जाती थी तो उनमें प्लांट प्रोडक्ट ही यूज किया जाता था,
आज भी हमारे घर का जो फर्नीचर है वो पेड़ों से ही बनाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन देते हैं प्लांट हमें, और मिट्टी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। फसलों को उगाने के भी लिए ये जरूरी है। शेल्टर बेल्ट की तरह भी काम करते हैं, ये हमने पढ़ा भी था। शेल्टर बेल्ट, एक ही लाइन में जब पेड़ लगाए जाते हैं तो क्या होता है, पानी बह करके नहीं आता, तो ये शेल्टर बेल्ट की तरह भी काम करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर भी स्टोर करते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं हमें, नट्स भी देते हैं लेटेक्स गोंद वगैरह भी देते हैं, ऑयल भी मिलता है हमें इनसे, तारपीन तेल और गम रेजिन, ये सारी चीजें भी मिलती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, जो जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पेपर, जो हमारे पढ़ने में जरूरी है, तो ये सारी चीजें हमें इन्हीं पेड़ों से और जंगलों से ही मिलती है। There are invariable uses of plant and you can add some more. इस देखिए अभी इतने सारे तो काम है ही, इसके अलावा और भी हैं जिन्हें अभी यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरत पूरी करते हैं प्लांट हमारी, बहुत जरूरी है ये हमारे लिए। अब इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है, जंगल में रहने वाले जानवर, ये भी जरूरी है हमारे लिए। अब इनका भी यूजेस बताया हमें, देखिए। Bird, insect as well as the aquatic life form. They provide us milk, meat, hide and wool. तो ये हमें दूध देते हैं, इनसे मीट भी मिलता है हमें। पहले के लोग अपने आप को वो जानवरों की स्किन यूज करते थे पहनने के लिए, वूल भी मिलता है हमें इनसे। इंसेक्ट लाइक बी प्रोवाइड अस हनी। अब हनी बी से हमें हनी मिलता है। Help in pollination of flower and have an important role to play as decomposer in the ecosystem. इसके अलावा pollination यानी कि परागकण, जिससे पौधों की संख्या बढ़ती है, तो pollination में भी हेल्प करते हैं। एंड ये डीकम्पोजर का भी काम करते हैं, अपघटक का। मैंने आपको बताया था कि जब आप वेस्ट को जमीन में फेंक देते हैं तो यही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो उसे कन्वर्ट करके दोबारा से मिट्टी बना देते हैं। तो ये डीकम्पोजर का भी काम करते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डीकम्पोजर एज वेल। अब पक्षी, जो पक्षी हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ये भी डीकम्पोजर का काम करते हैं, क्योंकि ये उन कीड़ों को पड़े नहीं रहने देते, ये उनको काट काट के टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आगे दिया है वल्चर यानी कि गिद्ध। ये आपको इसके पिक्चर भी दिए यहाँ पर। रियल में देखा है किसी ने वल्चर को? नो मैम। नो, कहते हैं आंखें निकाल लेता है ये पास में आने के बाद। अच्छा ही है ना देखे, खैर फिलहाल जू में रखा जाता है। तो अब वल्चर के बारे में क्या बताया है? ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लिव स्टॉक, इट्स अ स्क्वेंजर। अब ये क्या करता है? ये है स्क्वेंजर यानी कि मृत भक्षी। ये किसी भी लिविंग एनिमल को नहीं खाता, ये डेड एनिमल को खाता है। जो मर चुके होते हैं ये उनका मांस खा के अपना पेट भरता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्क्वेंजर। और ये एक डीकम्पोजर की तरह काम भी करता है, यानी कि अगर ये नहीं खाएगा उन्हें तो वो पड़े पड़े सड़ेंगे और उनसे स्मेल निकलेगी और हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एक क्लींजर की तरह काम करते हैं, सफाई कर देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के सेफ गार्ड है, हमारे एनवायरनमेंट को बचाते हैं बीमार होने से। So animals big or small all are integral to maintaining balance in the ecosystem. तो सभी एनिमल, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, अभी हमने छोटे की भी बात कर ली मधुमक्खी, और बड़े की भी बात कर ली है वल्चर। तो छोटे से लेके बड़े तक सभी बहुत जरूरी हैं और सभी हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है। अभी देखिए वल्चर के बारे में आपको एक चीज बताई है यहाँ पर, तो अभी पढ़ते हैं क्या दिया है। Vulture in the Indian subcontinent were dying of kidney failure shortly. हमारे यहाँ जो वल्चर है हमारे इंडिया में, तो ये किडनी फेल होने की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही थी, ये मर रहे थे।
Shortly after sponging livestock treated with diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen, efforts are on ban the drug for livestock use and breed vulture in captivity. अब देखिए क्या बताया है कि पहले ये लोग ये खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इनसे कोई खतरा नहीं है इन्हें। तो ये मर रहे थे, इनकी संख्या कम हो रही थी। क्यों? अब यहाँ पर बताया, देखिए कुछ दवाइयां हैं जो इनको दी जा रही थी पेन किलर के रूप में, क्योंकि इनको बहुत सारे वल्चर ऐसे थे जिनको किडनी पेन हो रहा था। अब यहाँ पर देखिए पेन किलर दवाइयां भी दी हुई है आपको। ये डिक्लोफेनेक एक दवा दी है जो एस्पिरिन की तरह सिमिलर है, और इब्रोप्रोफेन ये हम लोग भी लेते हैं। ये ड्रग्स के रूप में भी ली जाती थी, ये दवाइयां इन जानवरों को दी जाती थी, तो अभी इस पे बैन लगा दिया है। Efforts are on ban the drug for livestock use and breed vulture in captivity. तो अभी क्या होता था, जब इन जानवरों को ये दवाइयां दे दी जाती थी तो इनसे इनकी संख्या कम हो जाती थी, इनकी कैपेसिटी कम हो जाती थी, यानी कि ये फिर नए मतलब ब्रीडिंग के लायक यानी कि संतति जन्म देने के लायक नहीं रह जाते थे, यानी कि अब इनकी संख्या लिमिटेड रह जाएगी। तो अब इस वजह से इस पे बैन लगा दिया गया है कि इन जानवरों को कोई भी पेन किलर नहीं खिलाया जाएगा। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, इतना सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पेड़ पौधे क्यों जरूरी हैं और एनिमल्स क्यों जरूरी हैं, ये दो टॉपिक अगर पूछा जाए तो आप लोग कर लेंगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अभी नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो ये हम सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड की जरूरत ही नहीं है, अगर हम अपने इंडिया में ही घूमाए ना तो इंडिया में ही हर जगह अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों अलग अलग है ये भी जानते हैं हम लोग। कौन कौन से फैक्टर हैं इसके लिए? यस, अनुभव, यू टेल। There are different types of natural vegetation because the temperature, moisture depends on it. Yes, very good. So the distribution of natural vegetation are varied in the world या और areas, ये सारे एरिया में बहुत ही अलग अलग है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, वो बहुत ही डिफरेंट है हर एरिया का, और वहाँ का एल्टीट्यूड, वहाँ की हाइट, वहाँ की टोपोग्राफी, ये सारी चीजें भी अलग अलग है। तो यही कारण है कि हर एरिया में पाए जाने वाले पेड़ पौधे अलग अलग होते हैं। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज, अब देखिए पूरे दुनिया में जो वेजिटेशन पाया जाता है इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यानी कि इनके 4 ग्रुप बना दिए। सबसे पहले फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड, तीसरा है स्क्रब एंड लास्ट है टुंड्रा। तो ये 4 ग्रुप बना दिए गए हैं। जहां पर सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है वहां पर क्या पाए जाते हैं? फॉरेस्ट। तो देखिए, इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज मे थ्राइव, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ उगे होते हैं। एंड द फॉरेस्ट आर thus associated with areas having abundant water supply. तो जंगल यानी कि जंगल का मतलब ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा बारिश आती हो। As the amount of moisture decrease, the size of trees and their density reduce. और जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम होता जाएगा, यानी कि ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी कि बारिश कम होगी, और बारिश कम होगी तो वहां पर पेड़ पौधे भी घटते जाएंगे। तो अब एक एरिया ऐसे हैं जहां पर आने के बाद पेड़ों की हाइट छोटी हो जाती है, उनकी संख्या भी कम हो जाती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है अभी? ग्रासलैंड। तो शॉर्ट स्टंटेड ट्री एंड ग्रासेस ग्रो इन देयर रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जहां पर मध्यम रेन होती है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती ना बहुत कम होती है, वहां पर ग्रासलैंड पाए जाते हैं। और ये हम लोग 7th क्लास में पढ़ भी चुके हैं पूरा।
फॉरेस्ट के बारे में भी पढ़ा था, ग्रासलैंड के बारे में भी पढ़ा था, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, थ्रोनी श्रब, कटीले झाड़ एंड स्क्रब ग्रो इन ड्राई एरिया। अब कटीले झाड़ कहाँ उगते हैं, जहां पर सूखा क्षेत्र होता है, बहुत कम बारिश आती है। एंड इन सच एरिया प्लांट have deep root and leaves with thorny and waxy surface, reduce loss of moisture through transpiration। तो अब जहां पर भी लो रेनफॉल होती है, वहां के जो पेड़ होते हैं इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। और मैंने आपको ये शायद आपको याद हो, मैंने बताया होगा कि वहां डेजर्ट के लोग एक पेड़ लगाते हैं और जब पानी की कमी होती है तो उसकी जड़ों को निकालने के बाद उसके नीचे से पानी खींच के निकाल लेते हैं, बताया था नहीं? डेजर्ट के लोग एक यानी कि रेगिस्तान में एक पेड़ ऐसा लगाया जाता है, जब लोगों को वहां पर पानी की कमी फील होने लगती है तो वो उस पेड़ को निकाल देते हैं और उसके नीचे से पानी निकाल लेते हैं यूज करने के लिए। पेड़ का नाम याद है आपको? मैम कैक्टस। नहीं, कैक्टस नहीं। खेजड़ी पेड़ है, खेजड़ी, KHEJDI। तो खेजड़ी जो पेड़ है, ये अपने पेड़ के नीचे बहुत सारा, जड़ों के नीचे पानी स्टोर करके रखता है। और जब डेजर्ट में लोगों को पानी की कमी महसूस होती है तब वो क्या करते हैं, इस पेड़ को निकाल के इसके नीचे का पानी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली पेड़ों की क्वालिटी ऐसे ही है, ये अपने जड़ों के नीचे पानी ऑब्जर्व किए रहते हैं, क्योंकि इनको पानी मिलता नहीं है ना जल्दी, तो ये ऑब्जर्व किए रहते हैं। और इनकी जो पत्तियां हैं वो कैसी होती हैं, इनकी पत्तियों की सरफेस वैक्सी सरफेस होती है, मोमिया सतह होती है, जिसकी वजह से इनमें मॉइस्चर नहीं होता, ये एवोपरेशन नहीं करती, इनमें से पानी नहीं जाता है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेस ऑफ मोसेस एंड लीचेंस। अब इसके बाद लास्ट है टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा वनस्पति। अब टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है? अब टुंड्रा की मीनिंग है ना, बिल्कुल डेजर्टेड एरिया जहां पर कोई ना रहे। तो टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है हमारे इंडिया में, या हमारे इंडिया में, चलिए वर्ल्ड में बताएंगे, वर्ल्ड में कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका। अफ्रीका? देखिए अभी आपको बताया ये पोलर रीजन में पाया जाता है। कहाँ पर है पोलर रीजन? अंटार्कटिका। यस, अंटार्कटिका। आज शायद अभिषेक भी यही बता रहे थे। यस मैम। तो अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहां पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो टुंड्रा वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे नहीं, वहां पर पेड़ उगते ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे एक आध पेड़ दिखते हैं। मोस्टली वहां पर मोसेस पाई जाती है, काई। Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To fit the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. अब देखिए, अगर बात की जाए पहले की अपेक्षा, आज के टाइम पे जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। अगर हम पिछली 2 शताब्दियों के पीछे जाएं, यानी कि 200 साल पहले, तो बहुत सारे लोगों की संख्या कम थी, लेकिन आज के टाइम पे ज्यादा हो गई है। तो इसलिए अब लोगों ने टू फिट द ग्रोइंग नंबर्स, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। तो अभी लोगों की संख्या बढ़ी, इनको बसने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए, और इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में जंगलों को काट दिया गया है। फॉरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। वैनिश, अभी स्टेन वैनिश एक डिटर्जेंट निकला था नया। वैनिश का मतलब क्या होता है? एकदम सफाया करना। तो यहाँ पर फॉरेस्ट के साथ भी दिया है कि जो फॉरेस्ट है, जो पहले बहुत सारे एरिया को कवर करते थे, आज के टाइम पर वो रैपिडली यानी कि जल्दी जल्दी खत्म होते जा रहे हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज।
तो अभी हमें इन्हें बचाने की जरूरत है। अगर नहीं बचाया गया तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल अभी कोरोना में ये कंडीशन आ भी गई है। मोस्टली जिनको भी कोरोना की शिकायत होती है उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। तो अगर जंगल कम हो गए तो लोग सांस नहीं ले पाएंगे, उन्हें ये चीजें नहीं मिलेंगी, फूड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जितनी भी चीजें हमें जंगलों के द्वारा मिलती है, सारे जंगली जानवर भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इन्हें बचाना जरूरी है। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो अभी आज के लिए इतना ही। अभी मैं आपको बेटा क्वेश्चन सेंड करती हूँ। ये जो आपने टॉपिक पढ़ा है इसको आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं। Yes, ओके, Yes, ma'am. yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Goodbye. गुड बाय टू ऑल।